नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। तो आप लगातार जी न्यूज अगर देख रहे हैं तो आप जानते हैं महाराष्ट्र में सियासी सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। 2 दिन पहले सीएम हाउस से सामान समेटने वाले उद्धव ठाकरे फिर क्या कर रहे हैं, ताल ठोक कर मैदान में आ गए हैं। हालांकि इस वक्त तस्वीर आप एकनाथ शिंदे की देख रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि उन्होंने हार नहीं मानी है और वो आखिरी गेंद तक खेलने के मूड में। शिवसेना को बचाने के लिए उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज वाला इमोशनल कार्ड भी खेल दिया है। अगले 100 घंटे महाराष्ट्र के लिए काफी अहम और बड़े दिलचस्प दांव पेच वाले हो सकते हैं। शिवसेना ने 16 बागियों को अयोग्य ठहराने के लिए डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी लिख दी है। वहीं एकनाथ शिंदे कैंप से 2 निर्दलियों ने डिप्टी स्पीकर को ही फैसला लेने के लिए अयोग्य बता दिया है। और इस सब के बीच आज बीजेपी तस्वीर में आई है, सीन में आई है। उसने राज्यपाल से मांग की है कि मामले में वो दखल दें। और इसी से जुड़ा हुआ हमारा आज का पोल क्वेश्चन है, क्या एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ सरकार बना पाएंगे? आपको क्या लगता है कि एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना पाएंगे? आपका जवाब हाँ या ना जो भी हो, znews.com/vote के माध्यम से हम तक पहुंचाइए। आपकी राय और कमेंट्स का हमें इंतजार, इस वादे के साथ कि अपने इस ब्रॉडकास्ट के दौरान आपका रिस्पॉन्स हम शेयर करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, मेरे कई सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद हैं हर अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि लगातार तेजी से अपडेट्स आ रहे हैं महाराष्ट्र से, मुंबई से। मेरे सहयोगियों का भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से रिपोर्ट देखिए। जे काय सुख दुःख आहे हे आपल्या सगळ्यांचं एक आहे, बरोबर? काही असेल तर आपण सरकार वाराणसी में है या नहीं, ये एस्टेब्लिश करने का रास्ता विधानसभा है। विधानसभा में जब फ्लोर टेस्ट हो जाएगी तो पता लगेगा कि ये सरकार निर्दलीय है। अगर आपके पास बहुमत है तो हिम्मत दिखाइए सिद्ध करने की। अगर आपके पास एमएलए है और वो आपके साथ खुशी से बैठे हैं तो दिखाइए सामने आकर। सामने जितना दिन रहेगा मेरे लिए खुशी का बात है कि रहिए। मैं तो सबको बुलाता हूँ, सब आइए सामने। पूरे एमएलए एकनाथ शिंदे के साथ जाएगी और सरकार मतलब बीजेपी और एकनाथ शिंदे जी की आएगी। जनादेश का अपहरण तो आप कर सकते हैं, लेकिन जनादेश से जो है वो सरकार नहीं चला सकते आप, क्योंकि जनादेश आपके पास था नहीं। तो आप देख रहे हैं किस तरह से बयानबाजी हो रही है और ये बयानबाजी लगातार तेज हो रही है। हर खेमा अपना अपना दावा यहां पर कर रहा है। इसलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं ताल ठोक के कि क्या ये महाराष्ट्र में कंफ्यूजन जो है, इसकी ये कितनी कंफ्यूजन है एक तो, और ये कंफ्यूजन किस वजह से है? सबकी पोस्चरिंग है या जो दावे हैं, क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स हैं, उनमें किसी तरह का सब्सटेंस भी है? और इस कंफ्यूजन के बीच आप जानते हैं लगातार सस्पेंस भी है। जुगाड़ू जनादेश किसके पास है? मतलब आपने देखा कि जनादेश कुछ और आया था, प्री पोल अलायंस में शिवसेना और बीजेपी थे, और उसके बाद जनादेश को जिस तरह से चेंज किया गया। तो इस वक्त अगर नंबर की बात की जाए, क्योंकि वो मैनेज नंबर्स हैं, वो किसके पास हैं? क्या छत्रपति शिवाजी महाराज शिवसेना को बचा सकते हैं? जो दाव उद्धव ठाकरे ने एक इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की है, क्या वो बचा पाएंगे शिवसेना को? और उद्धव के पास क्या, आपने पावर बैकअप के बारे में सुना होगा, पावर बैंक के बारे में सुना होगा, यहां पर हम बात कर रहे हैं क्या उद्धव ठाकरे के पास पावर बैकअप है? क्योंकि वो जिस तरह से कलेक्शन में आए हैं, और 100 घंटे में क्या महाराष्ट्र को नया साहेब मिलेगा? ये बड़ा सवाल है। और ये नया साहेब कौन होगा? ये अपने आप में बड़े सवाल हैं जिन पर आज ताल ठोकेंगे हम। और उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर बड़ा हमला किया है। शिवसेना के लिए मरने की बात जो करते थे, वो अब पार्टी छोड़कर भाग निकले हैं, ये कह रहे हैं उद्धव ठाकरे। बड़ा हमला एकनाथ शिंदे पर, शिवसेना ने एकनाथ शिंदे के बेटे को सांसद बनाया, ये भी याद दिला रहे हैं उद्धव ठाकरे। तो कई बड़ी बातें एकनाथ शिंदे को भगोड़ा बता रहे हैं, और साथ ही ये कह रहे हैं कि शिवसेना ने ही उनके बेटे को सांसद बनाया था। ये भूल गए शायद एकनाथ शिंदे। मेरे कई सहयोगी इस वक्त साथ में, पूजा मेहता गुवाहाटी, जहां पर बागी विधायक जो हैं शिवसेना के वो डटे हुए हैं। मेरे कई सहयोगी मुंबई से हमारे साथ हैं। विदेश, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे है, और सवाल ये है
उद्धव ठाकरे भगोड़ा बता रहे एकनाथ शिंदे को, और ये जो आप स्टेटमेंट्स आने शुरू हैं उद्धव ठाकरे के, जो अभी तक ये कह रहे थे कि वापस आ जाएं, मैं बात सुनने के लिए तैयार हूं, शिवसैनिक अगर सीएम बनेगा तो मुझे खुशी ही होगी, अब उस स्टैंड से भगोड़े तक, इसे क्या स्ट्रैटेजी शिफ्ट माना जाए शिवसेना का? जी बिल्कुल, जैसे कि हमने देखा है कि पिछले 48 घंटों से जिस प्रकार एक स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। पहले से जब ये स्टेटमेंट किया गया था तभी एक आह्वान किया था, एक रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग फिर से आ जाए, आपकी जो भी कुछ मनीषा है, जो भी कुछ नाराजगी है वो दूर करने का काम हम करेंगे। लेकिन इसके बाद ये चैलेंज तक आया था कि हिम्मत है तो सामने आए और सामने आके अपना आंकड़ा बताए। यहाँ तक स्टेटमेंट भी बदला था और अभी भगोड़ा जो है वो कहा गया है। एक प्रकार हम देखें अदिति जी कि एक पेशेंस जो है वो शिवसेना का छूट चुका है और जिस वजह से ये स्टेटमेंट जो है वो हर वक्त जो है वो बदलते हुए नजर आते हैं। पहले रिक्वेस्ट के तौर पर कई सारे बातें की गई थी, फोन पे बातें की गई थी, लेकिन जैसे ही समझा कि एकनाथ शिंदे अपने मत पर जो है वो खड़े उतरे हैं, लेकिन वो यहाँ आना नहीं चाहते, वो उद्धव ठाकरे इनसे काफी नाराज है। इसके बाद जो है वो चैलेंज भी दिया गया था कि अगर तुम्हारे में हिम्मत है, तुम्हारे पास इतने आंकड़े हैं तो यहाँ पर आए, अपने आंकड़े दिखाए और फ्लोर टेस्ट करें। लेकिन जैसे ही एकनाथ शिंदे दिल्ली की ओर बढ़े उसके बाद यहाँ पर उनको भगोड़ा जो है वो भी कहा गया है। अंकुर त्यागी भी हमारे साथ है। अंकुर त्यागी, उद्धव ठाकरे गद्दार शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था। विशाल पांडे, अगर आपके पास इस वक्त कोई बड़ा अपडेट है, पहले आप वो अपडेट हमारे दर्शकों को दें, क्योंकि हर किसी की निगाह इस बात पर टिकी हुई है कि एकनाथ शिंदे का अगला मूव क्या होगा। और ये जो पोस्चरिंग अब शिवसेना की तरफ से हम देख रहे हैं, उद्धव ठाकरे भगोड़े जैसे स्ट्रॉन्ग वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या शिवसेना इस पिक्चर में, इस तस्वीर में वापसी करती दिख रही है? देखिए आदित्य, शिवसेना की इस तस्वीर में वापसी की उम्मीद बहुत कम बची है और एकनाथ शिंदे को लेकर जो हमें खबर मिल रही है वो पूरी तरह से आश्वस्त हो चुके हैं कि वो इस सरकार को गिराने जा रहे हैं। और दूसरी जानकारी ये भी मिल रही है कि बहुत जल्द राज्यपाल के पास अपना जो उनको समर्थन मिला है विधायकों का, उसका एक पत्र भेजेंगे और ये कहेंगे कि जो मौजूदा सरकार है उससे वो समर्थन वापस ले रहे हैं। और कानूनी प्रक्रिया को पूरा करने में एकनाथ शिंदे और उनके समर्थकों को थोड़ा वक्त इसलिए लग रहा है क्योंकि डिप्टी स्पीकर यहां पर एनसीपी की तरफ से हैं, जो कि उनके प्रस्ताव को अभी स्वीकार नहीं कर रहे हैं अलग गुट बनाने को लेकर। तो हो सकता है कि कल परसों तक कोई अदालती कार्यवाही भी इस पूरे मामले में देखने को मिल जाए। लेकिन संख्या बल शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर नाना पटोले हैं। नाना पटोले जी, बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। एक तो और सबसे पहला सवाल तो यही है कि महाराष्ट्र में आपकी सरकार के पास कितना वक्त रह गया है? सरकार बच रही है, जा रही है? देखो, हम लोगों को तो अभी भी हम लोग आश्वस्त है कि आज की महाविकास आघाड़ी की सरकार है और पूरे 5 साल पूरे करेंगी। और जो कुछ ये खेल और ये महाभारत जो केंद्र में बैठी हुई बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में कर रही है और महाराष्ट्र को जिस तरह से बदनाम भी कर रही है और महाराष्ट्र की जनता का नुकसान भी कर रही है, इसका भुगतना तो बीजेपी को ही पड़ेगा। और ये खेल खेलने दो, कितना समय लगेगा मुझे पता नहीं, लेकिन महाविकास आघाड़ी की सरकार। नाना पटोले जी, ये खेल क्यों हो रहा है? क्योंकि खेल तो राज्यसभा इलेक्शंस में भी दिखा, खेल तो एमएलसी चुनाव में भी दिखा। खेल तो ईडी का है। खेल क्या होता है कि 3 कार्यकर्ता बीजेपी के पास वो आज की तारीख में पूरे देश में बहुत मजबूत है। एक ईडी है, एक सीबीआई है और एक इनकम टैक्स है। ये 3 कार्यकर्ताओं के आधार पर बीजेपी जो पूरे देश को इस लोकतंत्र का जो खून बार बार कर रही है, इसको भी लोग समझते हैं। और मैं नहीं कहना चाहूंगा कि जो अब खेल चल रहा है आज खेलने दो, लेकिन जीत होगी महाविकास आघाड़ी की। आपके इस कॉन्फिडेंस का, आपके इस दावे का आधार क्या है? क्योंकि शिवसेना, एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे शिवसेना को भी अपने पास रख पाएंगे, जो जानकार हैं वो तो इस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। आप जब ये दावा कर रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी की सरकार रहेगी, इसका आधार क्या है? मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि हाउस में एक बार ये आ जाए, क्योंकि आखिरी तो विधानसभा में इनको आना ही है। जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा तो उस पे बिल्कुल जीत महाविकास आघाड़ी की होगी और इसमें कोई दो मत नहीं। आप कह रहे हैं महाविकास आघाड़ी की जीत होगी, लेकिन
एकनाथ शिंदे ने जो चिट्ठी लिखी थी उसमें हिंदुत्व का जिक्र किया था और कांग्रेस पार्टी के साथ शिवसेना के अलायंस को, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी को लेकर उन्होंने अपनी जो चिंताएं थी वो जाहिर की थी कि हिंदुत्व को लेकर कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस से शिवसेना भटकी है हिंदुत्व से। बीजेपी ने कश्मीर में पीडीपी के साथ अलायंस किया था, तो क्या बीजेपी हिंदुत्व के साथ रही है? इसका उनको भी प्रश्न आपने पूछना चाहिए। देखो ये सब ढकोसले बीते दिनों में डिस्कशन में मेरा सवाल है जो आपने मुझे किया, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ये ढकोसलेबाजी जो है राजनीति में हमने बहुत देखी है और कहीं उतार चढ़ाव भी देखे हैं, और ये किस आधार पे चल रहा है खेल, मैंने उसका कारण बताया शुरुआत में ही कि ये खेल जो चल रहा है वो ईडी के आधार पे चल रहा है और ये स्पष्ट है और इसमें कोई छुपा नहीं है। और एकनाथ शिंदे जी जो ये क्यों कर रहे हैं वो भी उनको पता है, उनको शिवसेना नहीं छोड़ना है, लेकिन उनकी मजबूरी आज उनके साथ है और वो ईडी की वजह से है, वो भी सबको पता है, महाराष्ट्र की हर जनता जानती है। आप कह रहे हैं एकनाथ शिंदे मजबूर है? बिल्कुल मजबूर है, इसलिए उनको नहीं पूछ लीजिए आप उनको वो क्यों है। आपको प्रताप सरनाईक का जो एक एमएलए उनके साथ जो है, उनके दोनों में इतने झगड़े थे कि आग भी दोनों के बीच में नहीं जाती थी। आज प्रताप सरनाईक भी दिल्ली आकर दिल्ली के होम मिनिस्टर को मिलकर और उसके साथ फडणवीस और वो जो उनका सब इशू खत्म हो गया, वो सीधा गुवाहाटी चले गए। वो सूरत में नहीं थे प्रताप सरनाईक, और उसके सब रीजन सबको पता है। ये देखो आप मीडिया में कितना भी हल्ला गुल्ला शोर करिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो है असलियत, बीजेपी का असली चेहरा जो है वो महाराष्ट्र की जनता को पता है। और ये आज से नहीं, ये गए 2 साल से ये कोशिशें इस तरह से चलती रही और ठीक है उसके अंजाम में आज पहुंचे, लेकिन इसमें बीजेपी सक्सेस नहीं होगी, यह हमारा दावा है। लेकिन एकनाथ शिंदे को लेकर कई सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन यहाँ एकनाथ शिंदे की तरफ से एक और बात कही गई थी कि शिव सैनिकों का तो काम ही नहीं हो रहा था महाविकास आघाड़ी की सरकार में, कांग्रेस और एनसीपी की दखलंदाजी बहुत ज्यादा थी, उस पर क्या कहेंगे आप? मेरा एक सवाल इस बात के ऊपर ऐसा है कि 2014 से 2019 में बीजेपी शिवसेना की सरकार महाराष्ट्र में थी, तब फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री थे, तब यही एकनाथ खड़से इस्तीफा लेके जेब में घूमते थे कि इस सरकार में हमारा दम घुट रहा है, हमारे काम नहीं हो रहे, हमारे शिवसेना को दिमाग के जैसे चाटने का काम बीजेपी कर रही है। यही बात उस समय यही एकनाथ खड़से और इनके साथी कर रहे थे। तो इसका मतलब ये नहीं है, हाँ, इसलिए ये जो बहानेबाजी जो है, ये बहानेबाजी ये सब चलते ही रहेंगी, ये राजनीति है। ये बहानेबाजी हो क्यों रही है? ईडी की वजह से हो रही है ना। एक स्पष्ट होता है कि ईडी जो इनके पीछे लगी है और उनको पता है, और आपको इनकी आंकड़े भी आपको पता है, और जो बीच में वाजे प्रकरण हुआ था वो भी पता है, एएनआई के किसके तरफ से काम कर रही है वो भी पता है, सब आपको तो पता है, लेकिन आप इस बात पब्लिक को क्यों नहीं बताते, मुझे नहीं समझता, और क्यों नहीं असलियत लोगों के सामने ला रहे हो, ये भी हमें पता नहीं है। सर, हम जैसी खबर है वैसी खबर दिखाते हैं, बहस में हर पक्ष को मौका देते हैं। देखिए आप इस डिस्कशन में आए हुए हैं, आपके पास मौका है, आप आए हैं ना इस डिस्कशन में, आप बात कर रहे हैं, आपके पास मौका है। मेरा आपके पास, और आपको करोड़ों दर्शक इस वक्त जी न्यूज के देख रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, एएनआई ने एक बात स्पष्ट करना चाहिए, वाजे प्रकरण में एकनाथ शिंदे का क्या उसमें योगदान था, ईडी का क्या उनके साथ रिश्ता लगा हुआ है, वो एक बार ईडी ने भी स्पष्ट करना चाहिए और एक बार एएनआई ने भी स्पष्ट करना चाहिए। ये बात एक बार सामने आ गई, उसी के डर के आधार पर। और जो मैंने कहा कि बीजेपी के पास 3 कार्यकर्ता जो है देश में आज काम कर रहे हैं, वो एक इनकम टैक्स, एक ईडी और एक सीबीआई, और उसी आधार पर ये सब खेल खेल रहे हैं। और पूरे राज्यों में जो मध्य प्रदेश में हुआ था वही कर्नाटक में हुआ, वही अरुणाचल में हुआ, ऐसे कई राज्यों का मैं नाम गिना सकता, वो खेल आज महाराष्ट्र में खेला जा रहा है। महाराष्ट्र के सब जनता आज परेशान है, और इस तरह की अस्थिरता जो महाराष्ट्र में बना के बीजेपी ने इन 3 कार्यकर्ता की वजह से बना के रखी है, उसका भुगतना बीजेपी को ही पड़ेगा।
नहीं, आप कह रहे हैं कि अस्थिरता की बात कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से एमएलएज को रिजॉर्ट में ले जाना, एमएलएज को होटल में रखना, ये खाली बीजेपी या जो मौजूदा संकट है उसमें तो उस तक तो सीमित है नहीं। नाना पटोले जी, ये काम तो आपकी पार्टी ने भी किया है। नहीं, मैं आपको एक पूछ रहा हूँ कि आज गुवाहाटी के मुख्यमंत्री, वहां बाढ़ होने के बाद भी गुवाहाटी के मुख्यमंत्री वहां के बंडखोर एमएलए को सुरक्षित रखने में लगे हुए हैं। वहां के अपोजिशन ने भी वहां पे लड़ाई शुरू कर दी है। वहां पे गुजरात में के सूरत में क्या हुआ था, बीजेपी की सरकार ने वहां पे कैसे इस बंडखोर एमएलए को कैसी मदद की, ये भी आपके मीडिया के माध्यम से तो दुनिया देख रही है। ये कोई हम लोग थोड़ी वहां पहुंचे हैं। जो खेल चल रहा है वो जो समझ रहे लोग, हमारा जो सोच है वो सच्चता जो है, असलियत जो है वो यही है। और ये जो कर रहे हैं उनको भी परेशानी है, क्योंकि बहुत सारे एमएलए हमारे भी संपर्क में हैं और वो सब वहां का हाल बता रहे हैं। लेकिन अभी तो जो प्रस्ताव है, जो खेल आगे बढ़ते जा रहा है, उसमें एक ही था कि पार्टी मर्ज करो। आपको याद दिलाता और मैं आपके माध्यम से देश की जनता को भी बताना चाहूंगा कि बीजेपी जब शुरुआत में महाराष्ट्र में आई थी तब शिवसेना का बी पार्टी थी, यानी ए पार्टी थी, शिवसेना थी। जिस बीजेपी ने शिवसेना का आधार लेके महाराष्ट्र में सत्ता में आने की जो कोशिश की और सत्ता में आई, तो उसमें शिवसेना का बड़ा योगदान है। ठीक है। जिस घर में जाना उसी घर में दिमक की जैसे घर को चाट लेना। आपने कहा नाना पटोले जी, माफी क्योंकि समय का अभाव है, आपने एक बात कही कि कई विधायक आपके साथ संपर्क में है, आपकी पार्टी के साथ या शिवसेना के खेमे के साथ संपर्क में है, वो संख्या कितनी है सर? 25 एमएलए आज भी हमारे संपर्क में हैं। वो नहीं चाहते कि वो जो लोग हैं वो शिवसेना बीजेपी से मर्ज हो जाए। वो चाहते हैं शिवसेना के साथ रहे। और इस तरह से ये जो मामला जो इतने दिन से चल रहा है, क्योंकि संख्या तो बढ़ गई है, तुम्हारे मीडिया के माध्यम से दिखा रहे हो आपकी कितने एमएलए वहां पर है। जो 106 एमएलए बीजेपी का पास है महाराष्ट्र में, तो 50 एमएलए वहां पर हो गए, तो हो गया 145 का आंकड़ा तो पार हो गया। सरकार क्यों नहीं बना रही? बीजेपी क्यों भील में छुपी है? बहुत बहुत शुक्रिया नाना पटोले। कई बड़ी बातें नाना पटोले द्वारा यहाँ पर कही गई हैं। नीलेश खरे भी हमारे साथ हैं। नीलेश खरे, मेरे दो सवाल है। अभी जो नाना पटोले ने बड़ी बात की, उन्होंने ये क्लेम किया कि 25 एमएलए ऐसे हैं एकनाथ शिंदे कैंप में जो इस वक्त महाविकास अघाड़ी के संपर्क में हैं, वो वापस लौटना चाहते हैं। ये बड़ी खबर अभी आपने सुना नाना पटोले को ये क्लेम करते हुए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि एक तरफ ये उद्धव ठाकरे, हम एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, एकनाथ शिंदे को वो भगोड़ा बता रहे हैं, उद्धव ठाकरे वो कह रहे हैं जो शिवसेना के लिए मरने का दम भरते थे आज वो भाग गए, वो भगोड़े साबित हुए। और यहां पर आपको याद करना चाहिए कि कैसे गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया था जब आए थे वर्षा छोड़ने से पहले उद्धव ठाकरे सबके सामने, जब उन्होंने संबोधन दिया था तो गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया था, आज भगोड़ा शब्द का इस्तेमाल किया है। और वो ये कह रहे हैं कि जो शिवसेना के लिए मरने का दम भरते थे वो भाग खड़े हुए, वो भगोड़े साबित हुए। ये दो बड़ी बातें नीलेश खरे, जल्दी से आपका रिएक्शन। एक तो नाना पटोले जो क्लेम कर रहे हैं कि 25 एमएलए जो हैं शिंदे कैंप के वो महाविकास अघाड़ी के संपर्क में, और दूसरा गद्दार के बाद अब भगोड़ा शब्द की एंट्री कराई है उद्धव ठाकरे ने। पहली बात कि उन्होंने ये कहा है कि भगोड़े है, तो भगोड़े शब्द का इस्तेमाल इसलिए क्योंकि अब लगभग महाविकास आघाड़ी को यह तय हो चुका है कि अब एकनाथ शिंदे लौटने नहीं वाले, एकनाथ शिंदे फिर एक बार शिवसेना के साथ नहीं होंगे, और एकनाथ शिंदे ने अपने तेवर जो है साफ कर दिए हैं। तो अब एकनाथ शिंदे की साफ तौर पर री एंट्री नहीं होनी है। ऐसे में दुश्मन को अब खुली तौर पर चैलेंज करने का प्रयास जो है वो महाविकास आघाड़ी के तरफ से होता नजर आ रहा है। दूसरी बात कि 25 एमएलए उनके साथ है जो कि आज गुवाहाटी में शिवसेना के एमएलए कहे जा रहे हैं, जो कि बंडखोर माने जाते हैं, जो कि एकनाथ शिंदे के साथ है। जब आप आपकी बात सामने वाले को कन्विंस नहीं कर पाते तो आपको उसको भ्रमित करना होता है। कांग्रेस और शिवसेना मुख्य तौर पर यही प्रयास कर रहे हैं कि भ्रम फैलाओ, भ्रम फैला के अगर हम हमारी बात को नहीं साबित कर सकते तो कम से कम लोगों को और वोटरों को कंफ्यूज करो। तो ये कंफ्यूज करने का प्रयास जो है वो होता नजर आ रहा है।
बिल्कुल। लेकिन एक और चीज है यहाँ पर अंकुर त्यागी, उद्धव ठाकरे जो है वो दो तरह की मैनूवर्स कहना चाहिए। एक तरफ इमोशनल कार्ड है, जो उस दिन उन्होंने कहा कि मैं अपनी कुर्सी त्यागने के लिए तैयार हूं, मुझे बहुत खुशी होगी अगर शिव सैनिक ही सीएम बनता है। आज उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की है, गद्दार और भगोड़ा जैसे शब्द। और दूसरी तरफ जो उनके तेवर हैं वो ये भी कह रहे हैं मैं मैदान छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। तो ये क्या अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? अदिति देखिए, संदेश एक है लेकिन दो अलग अलग टारगेट्स हैं उनके पास उन्हीं के दो अलग अलग तरह के समर्थक हैं। एक वो समर्थक हैं जिन्होंने बगावत कर रखी है, जो इस वक्त कई 100 किलोमीटर दूर गुवाहाटी में बैठकर टेलीविजन स्क्रीन पर उनके इस मैसेज को देख रहे होंगे। और दूसरा वो कार्यकर्ता, वो नेता, वो जिला प्रमुख जो इस वक्त भी अपने आप को उद्धव ठाकरे का या मातोश्री का या पार्टी का सबसे ज्यादा लॉयलिस्ट मानता है। तो जो लॉयलिस्ट है उसको बांधे रखने के लिए, उसके साहस को बांधे रखने के लिए, उसके विश्वास को पार्टी के अंदर, उद्धव ठाकरे के अंदर बांधे रखने के लिए उनका संदेश है। तो इसमें वो बहुत ही इमोशनल अपील कर रहे हैं। उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अयोग्य हूं इस पार्टी को संभालने के लिए तो मैं इस पद से त्यागपत्र दे देता हूं। तो ये इमोशनल कार्ड होता है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि किस तरह की खराब सेहत के बावजूद वो लगातार पार्टी को, सरकार को सर्व करते रहे। किस तरीके से उन्होंने मुख्य जो विभाग हैं वो एकनाथ शिंदे और बाकी लोगों को दिए, अपने पास नहीं रखे। तो ये इमोशनल अपील थी उस कार्यकर्ता के लिए जो अभी भी उनके साथ स्टिक है, ऐसा उन्हें लगता है, और उसको बांधे रखने के लिए। दूसरा संदेश जिसमें चेतावनी थी, जिसमें साफ तौर पे कहते हैं मैंने घर छोड़ा है, मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी, मैंने लड़ाई नहीं छोड़ी, मैंने अपनी ठान नहीं छोड़ी है। तो ये चुनौती है, ये चुनौती उसके लिए है जो इस वक्त कई 100 किलोमीटर दूर गुवाहाटी में बैठा उनका बागी विधायक है, बागी कार्यकर्ता है, सांसद है, पार्षद है, जो उनसे बगावत कर चुका है, जिसको खुले तौर पर चुनौती देते हैं और संदेश देने की कोशिश करते हैं कि उद्धव ठाकरे अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जिन्हें एड्रेस करने की कोशिश यहाँ उद्धव ठाकरे द्वारा की जा रही है। मेरे सहयोगी पूजा मेहता भी हमारे साथ हैं, क्योंकि हर किसी की निगाहें पूजा मेहता, ये जो एपिसेंटर है इस वक्त महाराष्ट्र में, जो सियासी भूकंप है उसे लेकर, जो भूचाल है उसे लेकर, वो गुवाहाटी है। एकनाथ शिंदे और बागी विधायक, उस खेमे से क्या अपडेट हमारे दर्शकों के लिए आज? देखिए अदिति, आपको बता दें लगभग 1.5-2 घंटे पहले एकनाथ शिंदे इसी गुवाहाटी होटल से निकलते हैं। 3 गाड़ियों का काफिला होटल से निकलता है, लेकिन वो कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, इस पर कोई जानकारी नहीं। पूरी तरीके से चुप्पी साधी गई और साथ ही ये पूरे विजिट को लेकर काफी सीक्रेसी मेंटेन की गई। ये विजिट जो है पूरी तरीके से डिस्क्रीट थी। और थोड़ी देर पहले हमने देखा एकनाथ शिंदे फिर एक बार होटल में वापस आए, लेकिन जो अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद मुंबई जा सकते हैं, चाहे दिल्ली जा सकते हैं, लेकिन वो सारे स्पेकुलेशन को साइड कर, किनारे कर जो है वो फिर एक बार होटल में वापस आए हैं, जहां पर जो इतने भी बागी विधायक हैं वो उन्हीं के साथ हैं। लेकिन आज का जो लेटेस्ट अपडेट है मैं आपको बता दूं, सीरीज ऑफ मीटिंग्स हुई है इस होटल में। और आज की बैठक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस मीटिंग में जितनी भी जितने आईनी दाव पेच है, जितने भी लीगल प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि जो चिट्ठी एकनाथ शिंदे कैंप से दी गई है डेप्यूटी स्पीकर को, डेप्यूटी स्पीकर आपको पता होगा चूंकि एनसीपी से है, तो उनको डाउट है कि उनका जो रेजोल्यूशन है वो उनसे एक्सेप्ट नहीं भी हो सकता है। इसलिए लीगल एडवाइस ली जा रही है, लीगल एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं कि अगर उनका रेजोल्यूशन या जो चिट्ठी उन्होंने दी है और डेप्यूटी स्पीकर अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो कौन से ऐसे कदम उठाएंगे लीगली, उस पर आज विचार विमर्श हुआ है इसी बैठक में। तो मीटिंग्स का दौर जारी है, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो गुवाहाटी हो, हर जगह मीटिंग्स का दौर जारी है। मीटिंग्स वैसे दिल्ली में भी हो रहे हैं। नीलेश खरे हमारे साथ है। नीलेश खरे, एक सवाल, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज को इवोक करना, उनके माध्यम से एक इमोशनल कोड स्ट्राइक करने की कोशिश करना, क्या आज के दौर में शिवाजी महाराज से, माध्यम से शिवाजी महाराज के, क्या शिव सैनिक से कनेक्ट किया जा सकता है? इस सबके बीच आऊंगी नीलेश आपके पास। शिवसेना विधायक सचिन अहीर का बड़ा बयान है, विधायक रहे ना रहे पार्टी रहेगी, ये कह रहे हैं। हार जीत का फैसला फ्लोर टेस्ट से होगा, ये कह रहे हैं। और शिव सैनिक जो है उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हुए हैं। पार्टी के सभी विभाग प्रमुख जो हमारी पार्टी की जड़ रहे, उनकी सबकी मीटिंग लगाई गई थी। आज शाम में नगर सेवकों को भी मीटिंग लगाई। सबने पूरे एक साथ मिलकर निर्णय लिया कि आदरणीय उद्धव जी के नेतृत्व में हम पूरी ताकत के साथ हम लोग उतरे। विधायक रहे न रहे, लेकिन पार्टी के हम सब रहेंगे, क्योंकि यही लोग हैं जिन्होंने विधायक बनाया है, यही लोग हैं जो लोकसभा में खासदार बनाते हैं, और ये उनको पता है।
यही सोच विचार करके आदरणीय उद्धव जी ने जब कहा कि आप मेरे साथ हो के नहीं हो, तो उन्होंने कहा यस, पूरे शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ हम आपके साथ हैं और वही उत्साह से हम काम करेंगे, ऐसी अपेक्षा। लेकिन अभी देख रहे काफी कम विधायक बचे हैं। कल संजय राउत के बोलने के बावजूद भी अभी भी विधायक गुवाहाटी जा रहे हैं। विधायकों को कुछ समझ गैर समझ की दी गई है। अभी नीलमताई गोरे जी ने डिस्क्वालिफिकेशन और 10C के बारे में अच्छा स्पष्टीकरण मीडिया के सामने दिया है। जैसे जैसे लोगों को मालूम पड़ेगा कि क्या होता है, क्या नहीं होना चाहिए, वैसे वैसे लोगों को जैसी समझ आएगी, समझ आकर आए तो। नीलेश, जो मैं आपसे सवाल पूछ रही थी, शिवाजी महाराज के माध्यम से शिव सैनिक के साथ एक इमोशनल कोर्ट स्ट्राइक करने की कोशिश करना, क्या आज के दौर में ये काम करता है? छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसे व्यक्तित्व है जो कि आज भी महाराष्ट्र के राजनीति में सबसे बड़े कार्ड के तौर पर इस्तेमाल होते रहे हैं। केवल शिवसेना ही नहीं, बीजेपी को भी इस कार्ड को खेलना पड़ा है। एनसीपी और कांग्रेस भी इस कार्ड को पिछले 60 सालों से लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में खेलती आई है और ये कार्ड अगले 100 साल तक महाराष्ट्र की राजनीति में इमोशनल कार्ड के तौर पर चलता रहेगा, क्योंकि हर मराठी मानुस की अस्मिता के तौर पर छत्रपति शिवाजी महाराज को जाना जाता है और हर मराठी घर में किसी भी जात और धर्म के बगैर शिवाजी महाराज का पूजन होता है और इसीलिए इसी प्रतिमा को फिर एक बार इस्तेमाल करने का प्रयास जो है वो शिवसेना ने किया है। शिवसेना की नींव जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराजों के आधार पर खड़ी हुई थी, पर जैसे जैसे शिवसेना बड़ी होती गई, सत्ता के करीब पहुंचती गई, वो छत्रपति शिवाजी महाराज को भूलती गई। आज फिर एक बार शिवसेना को याद आ रहा है छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम और इसीलिए ये कार्ड जो है खेलने की कोशिश की जा रही है, पर इससे सीधे विधायकों को वापस लाने में कोई सफलता मिलेगी ऐसा नजर नहीं आता। ठीक, कई खास मेहमान हमारे साथ हैं शिवसेना का पक्ष रखने के लिए। हमारे साथ राजपुंज हैं, अनुज अत्रे कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, प्रोफेसर विशाल मिश्रा हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और एनसीपी का पक्ष रखने के लिए जमाल शेख हमारे साथ हैं। जल्दी जल्दी राजपुंज, बड़ा सवाल, हम लगातार बयानबाजी देख रहे हैं। उद्धव ठाकरे पहले गद्दार जैसे स्ट्रॉन्ग शब्द का इस्तेमाल, आज भगोड़ा जैसा शब्द का इस्तेमाल। पहले कहते हैं कि मैं अगर आपको लगता है मुझे इस्तीफा देना चाहिए मैं इस्तीफा दूंगा, आज वो कहते हैं कि मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। ये तो बहुत ही कई लोगों के जहन में बहुत कंफ्यूजन वाली स्थिति क्रिएट हो रही है। जी अदिति जी, सर्वप्रथम अभी आपके जो रिपोर्टर थे वो एक बात कह रहे थे कि छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम का प्रयोग करते हैं, तो मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि छत्रपति शिवाजी हमारे खून के एक एक बूंद में छत्रपति शिवाजी रहते हैं और जब भी शिव सैनिक आगे कदम बढ़ाता है, चाहे वो किसी भी तरह से, चाहे वो किसी भी अपना वोट मांगने जाए या कोई कार्य करे, समाज में जाए, अजीत पवार शाम 6:30 बजे मातोश्री में ये मुलाकात होगी। अजीत पवार ये कह रहे हैं कि एनसीपी पूरी ताकत के साथ उद्धव ठाकरे के पीछे खड़ी है। बड़ा स्टेटमेंट, उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए जाएंगे अजीत पवार। मुलाकात होगी उद्धव ठाकरे और अजीत पवार की शाम 6:30 बजे और लगातार सपोर्ट की बात की जा रही है।